टिश्यू शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? टिश्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? फ्रांस के शल्य चिकित्सक थे बाइचेट, उनके द्वारा टिश्यू शब्द का प्रयोग किया गया था। और लैटिन शब्द टेक्सर से बना हुआ है। टेक्सर का अर्थ क्या होता है? वेव, यानी कि बुनना होता है, इसका अर्थ बताइएगा। उत्तक शब्द कौन दिए थे? टिश्यू दिए थे विचट और उत्तक एनग्रीव। उत्तक शब्द एनग्रीव के द्वारा दिया गया था। बताइएगा हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और हिस्टोलॉजी शब्द किनके द्वारा दिया गया था? मेयर के द्वारा। 1819 ईस्वी में हिस्टोलॉजी शब्द मेयर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा उत्तकों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। बताइएगा हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक किए थे। उनका क्या नाम था? जिन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उनका क्या नाम था? मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा एक सी रचना, एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक कहते हैं। बताइएगा जब कोशिकाओं समूह में रहती है तो उसको क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। ठीक है, उत्तक ही कहा जाता है। बताइएगा उत्तक समान कोशिकाओं का वह समूह है, परंतु अंग में कोशिका क्या होता है? अंग में जो होगा ना सेल भिन्न भिन्न हो जाएगा। अंग में कोशिका भिन्न भिन्न होता है। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक 2 प्रकार के। कौन कौन? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। बताइएगा पादप वह उत्तक जो पादप में पाया जाता है पादप उत्तक कहलाता है। और पादप उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी उत्तक और एक विभाज्य उत्तक होते हैं। एक होता है परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और बताइएगा वह उत्तक जो है विभाज्योत्तक उत्तक की कोशिका लगातार विभाजित होकर जो है अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाए। यानी विभाज्योत्तक उत्तक जो होता है विभाजन करके अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। और बताइएगा अस्थायी उत्तक जो होगा उसमें कोशिका विभाजन होगा या नहीं? अस्थायी है तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। नहीं होगा। बताइएगा अस्थायी उत्तक जो है विभाज्योत्तक का ही एक प्रकार होता है जो अपना विभाजन की क्षमता खो चुका हुआ था। जो विभाज्योत्तक होता है ना अपना विभाजन की क्षमता जब खो देता है तो अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। और बताइएगा अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार का, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। उत्तक के 2 प्रकार, एक पादप उत्तक एक जंतु उत्तक। ठीक है, और पादप उत्तक के 2 प्रकार अस्थायी और विभाज्योत्तक। ठीक है, और बताए अस्थायी उत्तक के 2 प्रकार, एक साधारण उत्तक और सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। बताइएगा किस सरल उत्तक का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। सरल उत्तक का निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं के द्वारा होता है। सरल उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? 3 हो जाएगा, जिसमें जो है पहला मृदु उत्तक है। बताइएगा एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं जो है किस प्रकार की रहती है? समव्यासी होती है मृदु उत्तक में। बताइएगा मृदु उत्तक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्सर इंग्लिश में पैरेन्काइमा इसको बोलते हैं। पैरेन्काइमा को मृदु उत्तक कहा जाता है। बताइएगा इसमें जो है कोशिका जीवित कोशिका का बना होता है या मृत कोशिका का बना होता है? पैरेन्काइमा जीवित कोशिका का बना होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा जो है जीवित कोशिका का बना होता है। देखिएगा जलीय पौधा में जो है किस उत्तक द्वारा वायु तक में बदल जाता है? वायु तक जो है जलीय जीव को तैरने में मदद करता है। इसको पैरेन्काइमा बोला जाता है। कौन सा उत्तक होता है? पैरेन्काइमा का ही परिवर्तित रूप होता है। पैरेन्काइमा जो वायु तक में बदल जाता है। बताइएगा पैरेन्काइमा जो तैरेगा ना, हाँ तैरेगा वो पैरेन्काइमा हो जाता है। और जो पैरेन्काइमा ही जो है ना वो बदल जाता है वायु तक में। बताइएगा भोजन का संग्रह जो होता है, भोजन का पार्श्व चालन जो है किस उत्तक के माध्यम से होता है? यही पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के द्वारा। बताइएगा पौधा में जो है भोजन संग्रह करने का काम किसका होता है? पैरेन्काइमा के द्वारा होता है। पैरेन्काइमा के द्वारा जो है भोजन संग्रह कहाँ होता है? पौधा किस भाग में होता है? जड़ में या तना में होता है। जैसे आलू मूली शलगम का जो होता है ना उसमें
भोजन का संग्रह किसके द्वारा होता है? पैरेन्काइमा के द्वारा। जब छोटे होते हैं तो भोजन किनके द्वारा? पेरेंट के द्वारा मिलता है। पैरेन्काइमा याद रखिए, पैरेन्काइमा में जो भोजन संग्रह रहता है। बताइएगा एक है कॉलेनकाइमा। बताइएगा यह उत्तक जो है केवल कमजोर पौधा में पाया जाता है, कॉलेनकाइमा। यह बताइएगा कौन सा उत्तक जो है पौधों में प्रत्यास्था यानी लचीलापन प्रदान करेगा? कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा। बताइएगा कॉलेनकाइमा जो है वृक्ष में पाया जाता है या नहीं? लंबा वृक्ष में, यह लंबा बड़ा वृक्ष जो होता है ना उसमें कॉलेनकाइमा का अभाव रहता है। लंबा वृक्ष में कॉलेनकाइमा का अभाव रहता है। बताइएगा कॉलेनकाइमा जो होता है यह पौधे के किस भाग में अनुपस्थित रहेगा? यानी लचीलापन प्रदान करेगा, यानी जड़ में अनुपस्थित रहेगा। सही है, जड़ में अनुपस्थित रहता है कॉलेनकाइमा। बताइएगा किसकी अधिकता के कारण जो है कॉलेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की अधिकता के कारण कॉलेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। बताइएगा पौधे के आंतरिक भाग की रक्षा प्रदान करना एवं पौधे को दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करना किसका काम होता है? यही है स्थूल कोण उत्तक, जिसको कॉलेनकाइमा बोलते हैं, कॉलेनकाइमा। देखिएगा कौन सी कोशिका जो होती है दिखने में तंतु के समान होती है, इसको दृढ़ कोण कोशिका बोला जाता है, दृढ़ कोण उत्तक बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। बताइएगा पौधों के विभिन्न अंगों को सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है? यही स्क्लेरेनकाइमा का होता है, स्क्लेरेनकाइमा। बताइएगा बीज पर जो कठोर आवरण, जैसे नारियल के ऊपर कठोर आवरण रहता है, वह कौन सा उत्तक रहता है? यही स्क्लेरेनकाइमा रहता है, स्क्लेरेनकाइमा रहता है। बताइएगा भोज्य पदार्थ का संग्रह करने का काम इसका बताए थे किस उत्तक का? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का। और लचीलापन प्रदान करना कॉलेनकाइमा। ठीक है, और बीज के ऊपर जो आवरण रहता है कठोर, कौन सा रहता है? स्क्लेरेनकाइमा रहता है। देखिएगा पादप उत्तक के दो प्रकार, स्थायी उत्तक और विभाज्य उत्तक थे। स्थायी उत्तक के दो प्रकार, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक। और जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है? जटिल उत्तक का। ठीक है, जटिल उत्तक का एग्जाम्पल है। बताइएगा किस उत्तक को जो है वुड कहा जाता है? वुड भी कहते हैं जाइलम को। वुड, वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। जाइलम को कहा जाता है। बताइएगा पौधों में जो है जल के संवहन का कार्य किसका होता है? ठीक है, जल एवं खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, बताइएगा जाइलम में जो है, जाइलम की उत्तक में जाइलम मृदु उत्तक कोशिकाएं जीवित रहता है, बाकी सब क्या होता है? मृत रहता है। जाइलम के उत्तक में जो है जाइलम मृदु उत्तक कोशिका जीवित रहता है, बाकी सब मृत रहता है। बताइएगा किस उत्तक को चालन उत्तक भी कहते हैं? जाइलम को ही चालन उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। जाइलम उत्तक में कितने प्रकार की कोशिका होती है? 4 प्रकार की होती है। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक। सिर्फ जाइलम मृदु उत्तक होता है वो जीवित होता है, बाकी सब मृत होता है। बताइएगा पौधे को जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम किस प्रकार के उत्तक का होता है? यही जाइलम का ही होता है। ठीक है, बताइएगा पौधे में उपस्थित जो है संग्रह पुराना जाइलम का होता है। बताइए पादप में सूचनाओं का संवहन जो है किस विधि द्वारा होता है? वैद्युत रसायन में जो है किसका प्रयोग होता है? किस प्रकार के उत्तक का प्रयोग होता है? पादप में सूचनाओं का संवहन किस उत्तक के माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से ही होगा, जाइलम सही होगा। बताइएगा पादप कोशिकाओं का आकार एवं दिशा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पादप उत्तक के आकार एवं दिशा का नियंत्रण जाइलम के द्वारा होता है। बताइएगा पौधों में जो है भोजन का संवहन जो है किस उत्तक के माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, बताइएगा फ्लोएम का हिंदी फ्लोएम ही होता है। इसमें तो जाइलम का सिर्फ जो है ना जाइलम ही है, XYLEM और फ्लोएम PHLOEM। बताइएगा किस उत्तक को जो है बास्ट के नाम से भी जाना जाता है?
फ्लोएम को, ठीक है, फ्लोएम को बताइएगा। इसमें बताइएगा किस प्रकार के उत्तक में जो है आधार तंतु पाया जाता है, ये फ्लोएम में ही, ठीक है, इन्हें आधार तंतु भी कहा जाता है। बताइएगा जैसे जो है अलसी पटसम वगैरह प्राप्त करते हैं, उसका रेशा कौन सा उत्तक होता है, वो फ्लोएम ही होता है। पटसम पटुआ जिसको बोलते हैं प्राप्त करते हैं, फ्लोएम ही होता है। बताइएगा कौन कौन से उत्तक मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। बताइएगा भोजन का संग्रह होता है ऐसे किस उत्तक में होता है, भोजन का संग्रह पैरेन्काइमा में होता है, पैरेन्काइमा में होता है, पैरेन्काइमा में भोजन का संग्रह होता है। बताइएगा पादप में कोशिका के अलावा एमिनो एसिड का परिवहन किसका काम होता है, पादप में भोजन के अलावा जो है एमिनो एसिड का परिवहन किसका काम होता है, ये फ्लोएम के माध्यम से ही होता है। बताइएगा वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल का गति जो है किसके कारण होता है, चूसक या प्रेरक बल के कारण होता है। देखिएगा इसमें जो है पहला था सरल उत्तक और दूसरा था विभाज्योत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं। बताइएगा पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है किस उत्तक के कारण, यही विभाज्योत्तक के कारण, विभाजन की क्षमता होती है जिसके कारण जो आकार बढ़ता है। अब बताइएगा विभाज्योत्तक उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं, विभाज्योत्तक उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला शीर्षस्थ विभाज्योत्तक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जिसमें जो है शीर्षस्थ विभाज्योत्तक होता है पौधे के किस भाग में पाया जाता है, नाम से शीर्षस्थ मतलब शीर्ष भाग में, ऊपरी भाग में पाया जाता है, शीर्ष भाग में। बताइएगा पौधे की वृद्धि, पौधे की लंबाई में वृद्धि का काम किस उत्तक का होता है, यही शीर्षस्थ विभाज्योत्तक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। बताइएगा पौधे की लंबाई का बढ़ना किस प्रकार का वृद्धि होता है, प्राथमिक या द्वितीयक, लंबाई में वृद्धि होगा तो प्राथमिक वृद्धि होता है, ठीक है। पहला था एपिकल मेरिस्टेमेटिक शीर्षस्थ और दूसरा है अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक। बताइएगा यह पौधे के अंतर्वेशियों में पाया जाता है, यह पौधे की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। बताइएगा पौधे के शाखा के लंबाई में वृद्धि का काम किस उत्तक के द्वारा होता है, अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक के द्वारा होता है। बताइएगा अंतर्वेशीय विभाज्योत्तक जो होता है ना जल्द ही स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है पार्श्व विभाज्योत्तकी उत्तक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बताइएगा कौन सा उत्तक जो है पौधे के जड़ एवं तना के किनारा में पाया जाता है, पार्श्व यानी कि पार्श्व विभाज्योत्तक जो होता है पौधे के जड़ एवं तना के किनारा में पाया जाता है, और इसके द्वारा जो होता है तना की मोटाई एवं गोलाई में वृद्धि होता है, किस उत्तक के कारण होता है, पार्श्व विभाज्योत्तक, ठीक है, पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण होता है। बताइएगा पौधा का जो लंबाई में बढ़ना कौन सा वृद्धि था, प्राथमिक वृद्धि कहलाता था, और मोटाई में वृद्धि बढ़ेगा तो ये द्वितीयक वृद्धि हो जाएगा। पौधे के लंबाई में वृद्धि प्राथमिक और मोटाई में वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। बताइएगा किस उत्तक को जो है कैम्बियम भी कहा जाता है, पार्श्व विभाज्योत्तक को तना या तना में पाया जाता है, इसको जो है कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक वृद्धि द्वारा वनय वार्षिक वलय से पौधे की क्या ज्ञात किया जाता है, मतलब वलय के आधार पर पौधे का क्या पता लगाते हैं, आयु का पता लगाते हैं, आयु का पता लगाते हैं वलय के आधार पर। और मोटाई का वर्णन द्वितीय वृद्धि कहलाता है, और जो किस प्रकार का उत्तक के कारण होता है, पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण, पार्श्व विभाज्योत्तक के कारण मोटाई जो है बढ़ता है, कैम्बियम भी इसको कहा जाता है। बताइएगा बसंत ऋतु में जो है कैम्बियम जो अधिक तेजी से क्या होता है, बसंत ऋतु में कैम्बियम का कार्य जो होता है तेज होता है, एवं शीत ऋतु में इसका काम मंद हो जाता है, ठीक है। बताइएगा पौधे के द्रव के रूप में जल हानि बिंदु स्राव तथा जलवाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बताइएगा ऐसा क्षेत्र जो है जहाँ मौसम सालों भर समान रहता है वहां का पौधा में जो है वलय उगेगा या नहीं, जहाँ जो है वार्षिक मौसम प्रत्येक पूरा वर्ष मौसम समान रहता है वहाँ का पौधा जो होगा ना उसमें वलय नहीं होगा, रिंग नहीं पाया जाता है।
जैसे समुद्री क्षेत्र का आसपास का पौधा का जो है ना, वहाँ का मौसम सब दिन समान रहता है सालों भर, इसलिए वहाँ के पौधा जो होता है ना उसमें रिंग वलय नहीं पाया जाता है। बताइएगा मरुस्थलीय पौधों के एपिडर्मिस में जो है, मरुस्थलीय पौधा का एपिडर्मिस में कौन सा रसायन पाया जाता है जिसके कारण जो है ना जल हानि को रोकता है, वो वाष्पोत्सर्जन को रोकता है? किस रसायन के कारण होता है? क्यूटिल नामक रसायन के कारण होता है। क्यूटिल नामक रसायन के कारण होता है। बताइएगा कॉर्क में जो है किस रसायन के कारण सभी कोशिकाएं मृत होती है? कॉर्क में किस रसायन के कारण सभी कोशिकाएं मृत होती है? क्या हो जाएगा इसका? सुबेरिन नामक रसायन के कारण। सुबेरिन नामक रसायन के कारण। बताइएगा उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बताए थे मार्सेलो मालपिगी। मार्सेलो मालपिगो को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बताइएगा पौधे की लंबाई वृद्धि में जो है कौन सा उत्तक सहायता करता है? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। ठीक है। अब बताइएगा क्रैम्बियम तथा कॉर्क्रैमियन किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण होता है? पार्श्व विभाज्योत्तक का उदाहरण होता है। बताइएगा द्वितीयक वृद्धि जो होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, किसके विभाजन से होता है? क्रैम्बियन तथा कॉर्क के विभाजन से होता है। बताइएगा चालनी नलिका जो होता है कहाँ पाया जाता है? किस प्रकार के उत्तक में चालनी नलिकाएं पाई जाती है? फ्लोएम में पाया जाता है चालनी नलिका। बताइएगा पौधों में भोज्य पदार्थ किस उत्तक में एकत्रित रहते हैं? तीसरा बार पूछ रहे क्वेश्चन। पौधों में जो है भोज्य पदार्थ किसमें संग्रहित? भोजन कराने पैरेन्काइमा। याद रखिए पैरेन्काइमा मृदु उत्तक में होता है। बताइएगा जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जंतु में जो है जंतु के शरीर में का निर्माण जो है 4 प्रकार के उत्तक से होता है। तो उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। बताइएगा कौन सा उत्तक जो है मनुष्य के शरीर में खुली सतहों में यानी ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? एपिथेलियल। ठीक है। एपिथेलियल उत्तक का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। त्वचा के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। बताइएगा किस प्रकार के उत्तक में जो है आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? कौन सा उत्तक? स्तंभाकार उपकला उत्तक होता है। बताइएगा कौन सा उत्तक जो है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है? नाम सही है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना। बताइएगा हिस्टामिन नामक स्रावक जो कोशिका है किस प्रकार के उत्तक में पाया जाता है? हिस्टामिन संयोजी उत्तक में। हिस्टामिन नामक स्रावक जो होता है संयोजी उत्तक में पाया जाता है। बताइएगा सबसे कौन सा उत्तक जो है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यही कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक जो होता है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है संयोजी उत्तक। बताइएगा इस प्रकार के उत्तक में जो है ना मैट्रिक्स, लिम्फ तथा तंतु, मैट्रिक्स, लिम्फ तथा तंतु पाया जाता है। तंतु फाइबर पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार के उत्तक में फाइबर यानी रेशा पाया जाएगा? तो हो जाएगा संयोजी उत्तक में पाया जाता है। मैट्रिक्स, लसिका और फाइबर पाया जाता है संयोजी उत्तक में। और सबसे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में यही रहता है संयोजी उत्तक रहता है। और इसमें जो है हिस्टामिन नामक रसायन रहता है। बताइएगा कौन सा उत्तक जो है त्वचा तथा मांसपेशी तथा 2 मांसपेशियों और 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है? क्या कौन सा उत्तक कहलाता है? जिसको एरियोलर उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक जो होता है 2 प्रकार का होता है, टेंडन और लिगामेंट। दोनों को संयुक्त रूप से एरियोलर उत्तक बोलते हैं। वो अंग्रेजी नाम ही, एरियोलर हिंदी ही है। एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? ठीक है, लिगामेंट और टेंडन। बताइएगा किस प्रकार के जो है एरियोलर उत्तक में जो है श्वेत फाइबर, व्हाइट फाइबर पाया जाता है? ठीक है, कंडरा, टेंडन के द्वारा होगा। टेंडन में जो है ना व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है, श्वेत तंतु रहता है कंडरा में। बताइएगा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम किसका होता है? ठीक है, टेंडन के द्वारा होता है। मांसपेशी को हड्डी से टेंडन ही जोड़ता है। टेंडन का नाम हिंदी क्या होता है?
कंडरा, कभी कभी हिंदी में भी ऑप्शन रहेगा कंडरा नाम होता है। याद रखिएगा, टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है या दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, या किसका काम हो जाता है, कंडरा का काम होता है। यानी मांसपेशी को मांसपेशी से या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ेगा, कंडरा, जिसको टेंडन बोलते हैं। बताइएगा, एरियोलर ऊतक का दो प्रकार था, कंडरा एक स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट का हिंदी नाम स्नायु होता है। और स्नायु में जो है किस प्रकार का फाइबर पाया जाता है, पीला फाइबर। टेंडन में जो है, टेंडन में, कंडरा में जो है व्हाइट फाइबर था, और स्नायु लिगामेंट में पीला फाइबर पाया जाता है। बताइएगा, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य किसका होता है, यही लिगामेंट का होता है, जिसका हिंदी नाम स्नायु होता है। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है। इसमें जो है रेशेदार संयोजी ऊतक होता है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, लिगामेंट में जो है तंतु होता है, उसका रंग पीला होता है। बताइएगा, हिस्टामीन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है। बताइएगा, शरीर के अंदर जो है खून को जमने से रोकता है, कौन सा, हिपेरिन, हिपेरिन। और शरीर में जो है ना विटामिन के की कमी के कारण रक्त थक्का नहीं बन पाता। शरीर से बाहर जो होगा ना रक्त निकलेगा, ब्लड, वो जो है विटामिन के की कमी के कारण जो है ना नहीं जम पाता है, लगातार रक्त का स्रावन होने लगता है। बताइएगा, हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है, इसे क्या कहा जाता है, oocyte कहा जाता है। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, जिसको oocyte कहा जाता है। और हड्डियों, ऑस्टियोसाइट बोलेंगे, सॉरी, ऑस्टियोसाइट हो जाएगा। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी कहा जाएगा। और जो जिस प्रकार के कोशिका से निर्माण होता है वो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट। और बताइएगा, रक्त एक प्रकार का कैसी ऊतक है, तरल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, उसी को तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या क्या, हाँ, सब टोटल, जैसे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक। हाँ, बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसा बल होता है, प्रबल या तीक्ष्ण बल होता है, छिन्न बल, छिन्न बल हुआ, कमजोर एवं छिन्न बल होता है गुरुत्वाकर्षण। बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ब्रह्मांड में किसके बीच लगता है, प्रत्येक कण या पिंड के बीच जो है उसके किसके कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके द्रव्यमान के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो प्रत्येक पिंड के बीच उसके द्रव्यमान के कारण लगता है। बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइएगा, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 m2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा किसके समानुपाती हो जाएगा, इसका हो जाएगा उनके बीच के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर m1, F समानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। g को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। g को जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। और कैपिटल G का मान कितना होता है, ठीक है, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बताइएगा, एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। एकांक दूरी पर दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G का मान जो है पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, प्रत्येक जगह पर उसका मान एक समान ही होगा। कैपिटल G का मान जो है कभी चेंज नहीं होता है। बताइएगा, जब दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, जब जो है बल दो वस्तुओं के बीच लगता है तो कौन सा बल होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो दो वस्तु में से जो है ना एक पृथ्वी होगा तो कैसा बल रहेगा, गुरुत्व बल रहेगा। ठीक है, बताइएगा,
कैपिटल जी जो होता है सार्वत्रिक नियतांक जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी कैसी राशि है? अदिश की सदिश है? अदिश राशि हो जाएगा। बड़का जी कैपिटल जी जो है अदिश राशि है। अब छोटका जी हो जाएगा वो सदिश राशि है। 9.8 मीटर पर सेकेंड पृथ्वी के सतह पर जो है जी का मान, स्मॉल जी का मान जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है? सदिश राशि होता है। स्मॉल जी जो होता है वो सदिश राशि होता है। ठीक है, बताए गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसा बल होता है? सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। बताइएगा दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच कौन सा बल लगता है? किस बल का लगना है? बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? केवल आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। बताइएगा निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को गिराने पर क्या होगा? दोनों साथ ही गिरेगा। अगर निर्वात में जो है दो द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिराएंगे तो दोनों साथ ही गिरेगा। एवं हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं गिराते हैं तो कौन सा पहले गिरेगा? ठीक है, जो ज्यादा भारी रहेगा पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में। बताइएगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। बताइएगा पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई या नीचे ठीक है नीचे जाने पर भी घटता है, यानी कि जी का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, 0 होता है। बताइएगा ध्रुव पर त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। न्यूनतम किस पर होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। बताइएगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, एवं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव पर ध्रुव पर जो है ना कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्रुव पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बताइएगा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर घट जाता है, ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइएगा यदि विषुवत रेखा पर जो घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन की गति का मान जो है 17 गुना से अधिक कर देने पर विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, बताए पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति रोक दिया जाए तो विषुवत रेखा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा ध्रुव पर दोनों जो है एक समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर। बताइएगा ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान जो है कहीं चेंज नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में जो है द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होता। ठीक है, द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है? केजी होता है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। बताइएगा भार W बराबर क्या होता है? mg। W बराबर mg होता है। भार का मान जो है अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान प्रत्येक जगह पे सेम रहता है। बताइएगा भार का ऐसा मात्र क्या होता है? जो बल का ऐसा मात्र होगा वही भार का न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। भार सदिश राशि है। बताइएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 1/6, यानी G/6 हो जाए। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 के बराबर होता है।
देखा अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के अंदर एवं निर्वात में किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है, शून्य होता है। बताइएगा वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु जो है वापस नहीं लौटता है, उसको कौन सा वेग कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है। पलायन वेग उसको कहा जाता है। पलायन वेग बराबर सूत्र क्या होता है? √2gr होता है, √2gr। बताइएगा पलायन वेग का मान जो है वस्तु फेंके जाने वाले वस्तु के किस पर डिपेंड नहीं करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पलायन वेग का मान फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और न ही प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता। न प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करेगा, न ही द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। बताइएगा पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर बताइएगा 2.35, चंद्रमा पर 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। और सूर्य का पलायन वेग बताइएगा 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी पर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, चंद्रमा पर 2.35 हो जाएगा एवं सूर्य पर 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिएगा कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसको क्या कहा जाता है? कक्षीय वेग कहा जाता है। ठीक है, उसको कक्षीय वेग कहा जाता है। देखिएगा पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होता है? ठीक है, √2:1 होता है। ठीक है, √2:1। बताइएगा वैसा उपग्रह जो पृथ्वी की नजदीक की कक्षा में चक्कर लगाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको ध्रुवीय उपग्रह बोला जाता है। जो पृथ्वी की कक्षा के जो है नजदीक में चक्कर लगाता है उसको ध्रुवीय उपग्रह बोला जाता है। बताइएगा ध्रुवीय उपग्रह का जो है कक्षीय वेग कितना होता है? ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इसका आवर्तकाल क्या होता है? ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल 84 मिनट का होता है। 50 से 40 सेकेंड या 84 मिनट का होता है। और ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर होती है। बताइएगा भू स्थिर उपग्रह जो है विषुवत तल से किस दिशा की ओर चक्कर लगाता है? पश्चिम से पूरब की ओर लगाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है भू स्थिर उपग्रह। और बताइएगा भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय चाल कितना होता है? कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्रुवीय का हो जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड और इसका हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह का 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइएगा भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है, 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है एवं ध्रुवीय उपग्रह का 84 मिनट होता है, 84 मिनट। बताइएगा किस उपग्रह का उपयोग जो है दूर संचार में किया जाता है? भू स्थिर उपग्रह का प्रयोग दूर संचार में किया जाता है, भू स्थिर उपग्रह का, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। ग्रह के गति से संबंधित नियम कौन दिए थे? केपलर द्वारा दिया गया था। कितने नियम दिए थे केपलर ने ग्रह की गति से संबंधित? 3 प्रकार का नियम था। एक कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम एवं परिक्रमण काल का नियम था। देखा कोई भी ग्रह के चारों ओर, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाता है उसका कक्षा का आकृति कैसा होता है? ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका फोकस क्या होता है? सूर्य होता है, यानी सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करता है। कौन सा नियम कह रहा था? कक्षा का नियम। इसको कक्षा का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। बताइएगा कोई भी उपग्रह, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। ये कौन सा नियम हो जाएगा? क्षेत्र का नियम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा एक तीसरा है परिक्रमण काल का नियम। इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल का वर्ग जो है सूर्य के मध्य दूरी के आर के समानुपाती होता है। ऐसे अर्थात जो है T² समानुपाती R³, T² समानुपाती R³।
कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाता है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इस बात को सबसे पहले कौन बताए थे? कोपरनिकस बताए थे, और केपलर गति का नियम देकर इसको सत्यापित किए थे। केपलर सत्यापित किए थे और बताए कौन थे? कोपरनिकस बताए थे। बताइएगा, वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसको क्या बोला जाता है? वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको द्रव्यमान केंद्र बोला जाता है। जहां पर संतुलन की अवस्था में रहेगा उसको द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। बताइएगा, द्रव्यमान केंद्र जो है वस्तु के कहाँ कहाँ हो सकता है? वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। बताइएगा, कोई भी वस्तु जो है कितना जगह संतुलित में हो सकती है? 2 जगह में। एक जो हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र तथा दूसरा आधार पर। एक द्रव्यमान केंद्र पर, दूसरा आधार पर संतुलन की अवस्था में रह सकता है। बताइएगा, अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु जो है अधिक संतुलन में होगी। अगर द्रव्यमान केंद्र जो है आधार की तरफ आ जाता है तो वस्तु ज्यादा संतुलन में रहता है, जिसके कारण अगर बूढ़ा व्यक्ति जो है झुक कर चलता है, इसी के कारण पर्वतों पे चढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है झुक कर चढ़ता है, या बोझा उठाने पर व्यक्ति झुक जाता है, या जो है ना ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है, इसी के कारण वो सीढ़ी पर चढ़ते समय जब चलते हैं तो झुक के चलते हैं, इसी के कारण होता है। द्रव्यमान केंद्र और आधार के कारण होता है। बताइएगा, पीसा का जो है मीनार कहाँ स्थित है? इटली में, और इसी के आधार पर है पीसा का मीनार जो झुका हुआ है, उसके बाद वो गिरता नहीं है, संतुलन की स्थिति में है, इसी के कारण। बताइएगा, वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन गति देगा उसको बल आघूर्ण बोलते हैं। वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसको क्या बोला जाता है? बल आघूर्ण कहा जाता है। बताइएगा, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसको क्या कहा जाता है? बल कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण। बताइएगा, बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना बल बाहु। बल गुना बल बाहु होता है, बल गुना बल बाहु। बल आघूर्ण का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। बल गुना बल भुजा होता है न्यूटन मीटर, या इसको बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा, बल आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बताइएगा, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल का मान भी उतना कम हो जाता है। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल भी उतना कम हो जाएगा। बल आघूर्ण वाला बल गुना बल बाहु होता है ना, तो बल बाहु को इधर भेज दीजिएगा तो बल आघूर्ण बट्टा बल बाहु हो जाएगा। बल बाहु का मान अगर बढ़ेगा तो बल का मान कम हो जाता है। इसी के कारण जांता देखें, जांता उसके साइड में परिधि के किनारे किल्ली लगाया जाता है, घुमाते हैं ताकि कम बल लगेगा। और जो है चाक देखें कुम्हार का, उस ठीक है उसको उसमें भी जो लगाया लकड़ी फंसाया जाता है, परिधि के पास में फंसाया जाता है, इसी के कारण, ताकि जो है बल बाहु का मान अधिक हो जाए और लगने वाला बल का मान क्या होता है? कम होता है। चाक में देखें साइड से घुमाने वाला रहता है। चाक में घुमाते हैं तो साइड से नहीं घुमाने वाला रहता है, हाँ साइड में परिधि पर रहता है। जांता का चक्की भी देखिएगा ना, क्या और मोटर लगा दिया है हाइट। हाँ तो वो साइडे में परिधि पर देके घुमाएगा, ध्यान दीजिएगा, बीच में नहीं। हाँ परिधि पे देके ही घुमाता है। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, इसी के कारण बनाया जाता है ताकि बल बाहु बढ़ जाए तो बल का मान कम हो जाए, कम ताकत लगाना पड़े, इसलिए। खिड़की एवं दरवाजे का हैंडल कब्जे से दूर रखा जाता है, इसी के कारण रखा जाता है। बताइएगा, जब लिफ्ट जो है समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो उसमें स्थिति भार में क्या परिवर्तित होगा? उस स्थिति में जब समान वेग से जाएगा तो उसका भार भी समान रहता है। ठीक है, ऊपर या नीचे जाएगा ना समान वेग से तो भार सेम रहेगा, भार सेम रहता है। बताइएगा, अगर लिफ्ट जो है ए त्वरण से नीचे जा रहा हो तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? नीचे जाता है तो घट जाता है। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो
बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। बताइएगा, अगर लिफ्ट का डोरी अगर रस्सी टूट जाए तो उसमें व्यक्ति जो होगा उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर डोरी लिफ्ट का टूट जाएगा तो भारहीनता महसूस होगा, कोई वजन नहीं, शून्य हो जाएगा। बताइएगा, वीपर ज्वाय जो आया था उससे प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। वीपर ज्वाय का नामकरण कौन सा देश किया था? वीपर ज्वाय एक प्रकार का जो है ना तूफान चक्रवात था, जिसका नामकरण कौन किया था? बांग्लादेश किया था। बताइएगा, चंद्रयान 4 को जो है कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। चंद्रयान 4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। बताइएगा, एप्पल कंपनी के अभी सीईओ कौन है? टिम कुक है। बताइएगा, कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। और भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ और कोयला के भंडारण में झारखंड, उत्पादन में छत्तीसगढ़ है। और हीरा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रूस का और भारत में मध्य प्रदेश का पन्ना जगह हीरा के लिए फेमस है। बताइएगा, तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चिली का। तांबा उत्पादन में चिली का प्रथम स्थान है। और भारत में तांबा उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? एमपी का। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। बताइएगा, लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का। और भारत में किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ओडिशा में। राज्य में हो जाएगा ओडिशा में और विश्व में ऑस्ट्रेलिया में। और चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान मैक्सिको। ठीक है, और भारत में राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। बताइएगा, कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। अमेरिका सही है। और भारत में बताइएगा राजस्थान। कच्चा तेल के उत्पादन में भारत में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर और विश्व में अमेरिका। बताइएगा, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रूस है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रूस है। और भारत में असम हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में असम हो जाएगा। और बताइएगा, कच्चा तेल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? राजस्थान था। ठीक है, और विश्व में कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है बॉक्साइट? ओडिशा में होता है। ओडिशा में सबसे अधिक बॉक्साइट होता है। और लौह अयस्क भी सबसे ज्यादा ओडिशा में ही होता है। बताइएगा, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर देश में साउथ अफ्रीका रहेगा। और राज्य में मध्य प्रदेश। मैग्नीज में मध्य प्रदेश और देश में हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। और भारत में कर्नाटक है। भारत में कर्नाटक है सोना उत्पादन में। और अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। और अभ्रक उत्पादन में भारतीय राज्य कौन सा अव्वल है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक में आंध्र प्रदेश है। और मैग्नीज में मध्य प्रदेश था। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान कजाकिस्तान का। और भारत में आंध्र प्रदेश का अभ्रक और यूरेनियम दोनों में भारत में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बताइएगा, टंगस्टन एवं कैडमियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? दोनों में सेम है। टंगस्टन और कैडमियम दोनों में चीन ही है। और प्रथम स्थान पर दोनों में क्या है? आंध्र प्रदेश ही है भारत में। बताइएगा, टीन उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का। और भारत में टीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। भारत में सर्वाधिक टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और सीसा उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का। और भारत में प्रथम स्थान सीसा उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। बताइएगा, प्लेटिनम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? साउथ अफ्रीका का। ठीक है, और प्लेटिनम उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है? भारत में ओडिशा। अभी बताइएगा, संसद टीवी के वर्तमान में सीईओ कौन है? संसद टीवी के बदले हैं, पहले रवि कपूर थे, अभी जो है रंजीत पुन्हानी है संसद टीवी के सीईओ। बताइएगा, टाटा सन्स के सीईओ कौन है अभी? नटराज चंद्रशेखर। टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा।
टाटा सन्स के हो जाएंगे नटराजन चंद्रशेखरन, और टाटा ट्रस्ट के हो जाएंगे सिद्धार्थ शर्मा। अमेजन के एनडी जेसी। और बताइए ट्विटर के सीईओ अभी कौन है? ठीक है, लिंडा याकार्डिनो। और इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रॉम। केविन सिस्ट्रॉम है इंस्टाग्राम के सीईओ, केविन सिस्ट्रॉम है। और व्हाट्सएप के सीईओ कौन है अभी? विल कैथकार्ट है। और यूट्यूब के नील मोहन है। ठीक है, नील मोहन हो जाएंगे। बताइएगा भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, अब बताइएगा सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? ओडिशा। ठीक है, कौन सा विषय था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ओडिशा को मिला था प्रथम स्थान। बताइएगा और सर्वश्रेष्ठ झांकी में जो है किस मंत्रालय को प्रथम स्थान मिला था? संस्कृति मंत्रालय को। इसका थीम था भारत लोकतंत्र की जननी। बताइएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो है 2023 का कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर बना था? ऑक्सफोर्ड का रिज, RIZZ, रिज शब्द था। और बताइएगा डिक्शनरी.com का जो है 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर कौन था? हेल्यूसिनेट था। और कॉलिंस डिक्शनरी का 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI शब्द जो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का? चीन का। और भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छा। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का। भारत में यूपी। ठीक है, और मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका। भारत में कर्नाटक। ठीक है, दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का। ठीक है, और भारत में कौन सा राज्य में सर्वाधिक दलहन होता है? मध्य प्रदेश में। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में चीन है। और भारत में गुजरात हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। और भारत में उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश अव्वल है। जूट उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर? भारत। राज्य पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य? देश चीन हो जाएगा। राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या? दूध उत्पादन में दूध अभी नहीं, जूट पूछे हम। जूट पूछे हैं जिसको जूट हो जाएगा। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का और राज्य में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? थाईलैंड है। और कौन सा राज्य है? केरल प्रथम स्थान पे है। कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है? कर्नाटक। और देश ब्राजील। ठीक है, सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान पर यूक्रेन है। ठीक है, और राज्य में कर्नाटक हो जाएगा। और ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है। विश्व में अमेरिका। और भारत में महाराष्ट्र। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र अव्वल है। देखिएगा कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है? कपास में कपास और मूंगफली दोनों में से मैं बताइए गुजरात है। ठीक है, और कपास उत्पादन में कौन सा देश अव्वल है? चीन है। और प्याज उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल है? महाराष्ट्र हो जाएगा। देश चीन हो जाएगा। और चाय उत्पादन में चीन है। और भारत में असम। ठीक है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान पर सोयाबीन में अमेरिका हो जाएगा प्रथम स्थान। और भारत में सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है। ठीक है, और राज्य में राजस्थान। दूध उत्पादन में राजस्थान है। ठीक है, और भारत प्रथम स्थान पर है विश्व में। और बताइएगा चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा? चीनी में भारत हो जाएगा। और गन्ना में ब्राजील है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील और चीनी उत्पादन में भारत। और गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत है। और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा MP है। मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पर MP है। कुल तिलहन उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान भारत का? तिलहन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मसाला तिलहन में और जूट में और दाल दलहन में सब में भारत का स्थान प्रथम है।
दूध में भी प्रथम स्थान पर है। और कुल तिलहन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? राजस्थान का। बंद कर दीजिए। आज का सेशन यही समाप्त किया जाता। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताइएगा सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है?